नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप सभी, एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे। सॉरी, आज मैं आपको सॉरी कहता हूं क्योंकि आज मैं 10 मिनट लेट हूं बेटा, इसीलिए आपको दिल से सॉरी। ठीक है, आप लोगों का 10 मिनट का टाइम मैंने लिया क्योंकि थोड़ा सा पीडीएफ था जो कि फंस रहा था, डाउनलोड नहीं हो रहा था, नेटवर्क इश्यू था, इसलिए आज मैं 10 मिनट लेट हो गया। दिल से सॉरी आप सभी को। करते हैं बेटा आज की क्लास को स्टार्ट। कोई बात नहीं, मैं आपको 10 मिनट फालतू फालतू पढ़ा के जाऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली नहीं है। ठीक है, चलिए चलिए बेटा करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। आप सभी को पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास में, वो हम क्या पढ़ रहे थे। आपका जो चैप्टर चला हुआ था लास्ट क्लास के अंदर वो क्या था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, चैप्टर जो हमारा चला हुआ था क्या नाम था बेटा हमारा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियर बेटा? एक बार कमेंट करके मुझे बताओ, क्लियर आवाज आ रही है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम हमारा चल रहा था। आज हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उससे पहले एक दो बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, लिखो बल और गति के नियम। बेटा जो हमारी थ्योरी रह गई है पहले उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद देन हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस आपके साथ करेंगे। तो सबसे पहले जो थ्योरी हमारा पार्ट बचा हुआ है, कल हमने आपको न्यूटन का थर्ड लॉ तक करवा दिया था। ठीक है, हाँ न्यूटन का थर्ड लॉ तक करवा दिया था, याद रखेंगे। थर्ड लॉ यानी कि फर्स्ट लॉ करवा दिया था, सेकंड लॉ भी करवा दिया था, थर्ड लॉ भी आपको करवा दिया था। अब हम इससे आगे जो बची थ्योरी है उसको पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे जल्दी से बताओ, क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको आज करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन बेटा उससे पहले अब हम लिखेंगे एक फोर्स, यानी पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालें सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे हम कहते हैं अब केंद्रीय बल। यानी लास्ट क्लास में हमने इंपल्स तक पढ़ लिया था, अब इससे आगे लिखे बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, अब केंद्रीय बल। सभी लोग हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अब केंद्रीय बल। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, और आप सभी को एक बात और कहना चाहूंगा कि आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सभी को आपका परीक्षा का जो भी पेपर होगा, जो भी एग्जाम होगा उसमें सफल बनाए। आप सभी को आपकी मेहनत का फल जरूर मिले बेटा। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं मैथ भी है 11:30 से सर। कोई नहीं बेटा, जो बच्चे बाद में देखना चाहते हैं वो बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन तब तक तो पढ़ो जब तक मैथ की क्लास स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, इंपल्स भी हो चुका था हमारा और थर्ड लॉ भी हमारा हो चुका था। अब इससे आगे हेडिंग डालें सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बच्चे देखो ध्यान से सुनना बाबू, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो जब भी बेटा कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है, मान लीजिए ये कोई सर्कल है, ये कोई वृत्त है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बेटा सर्कल में घूमता है, हमेशा याद रखना, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा और ये सर्कल के अंदर घूम रहा है, वृत्त के अंदर, ये यहां आ गया घूमते घूमते, ठीक है, ये यहां आ गया घूमते घूमते, तो ये ऑब्जेक्ट जो है किस में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, वृत्त में। ये यहां आ गया घूमते घूमते, ऐसे ही ये घूमता रहेगा। यानी कोई भी वस्तु जब वृत्तीय रास्ते पर घूमती है, सर्कुलर पाथ में घूमती है, तो इसके केंद्र की तरफ, ये क्या है इसका सेंटर केंद्र, इसके केंद्र की तरफ एक बल काम करता है। क्या करता है, इसके केंद्र की तरफ एक बल काम करता है। केंद्र की तरफ किधर काम करेगा, सेंटर की तरफ एक बल काम करता है जो इसको खींच के रखता है। इस बल को मेरे प्यारे बच्चों, इस बल को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब केंद्रीय बल इसे कहा जाता है, अब केंद्रीय बल इसे कहा जाता है। ठीक है बेटा, प्रिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, नेहा जी गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, चलिए चलिए चैटियन कुमार भारद्वाज जी, शालिनी जी गुड मॉर्निंग। तो याद रखना बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किधर काम करता है, केंद्र की तरफ काम करता है। जब भी कोई वस्तु किस में घूमती है बेटा, वृत्तीय रास्ते पर सर्कुलर फॉर्म में, सर्कल में घूमती है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ यहां तक, यानी लिखो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, लिखो बेटा जल्दी से अपनी कॉपी में जैसे मैं लिख रहा हूं, मूव इन ए सर्कुलर पाथ, जल्दी जल्दी से लिखो, मूव इन ए सर्कुलर पाथ, देन ए फोर्स इज एक्ट ऑन इट, ए फोर्स इज एक्ट ऑन इट टुवार्ड्स सेंटर, कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं उसको, कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। लिखो, जब कोई वस्तु
जब कोई वस्तु वृत्तीय रास्ते पर घूमती है, वृत्तीय रास्ते पर घूमती है, जब कोई वस्तु वृत्तीय रास्ते पर घूमती है तो केंद्र की तरफ, तो केंद्र की तरफ, केंद्र की तरफ एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है जिसे, जिसे अवकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जिसको अवकेंद्रीय बल कहते हैं, जिसे अवकेंद्रीय बल कहते हैं। याद रखेंगे बेटा, क्या कहते हैं जिसको बच्चा? अवकेंद्रीय, सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जिसको जाना जाता है। बिल्कुल बेटा, क्लास चेंज का हो, ठीक है बेटा सुदेशा जी, हम इसको याद रखेंगे आपकी बात को। अच्छा, कैसे निकाला जाएगा? अच्छा, इसकी डायरेक्शन हमेशा अगर पूछे कोई कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, बोलो। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी दिशा क्या होती है, तो हमेशा कहां होगी? केंद्र की तरफ। क्या होगी हमेशा दिशा बेटा? सेंटर की तरफ, टुवार्ड्स द सेंटर। ठीक है खुशी जी, व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको एक नंबर मिलेगा, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा, वहां पर आपको मैसेज कर देना है, लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। तो लिखो डायरेक्शन क्या होगा बच्चे इसका? टुवार्ड्स द सेंटर। क्या होगा बोलिएगा? टुवार्ड्स द सेंटर, यानी इसकी जो दिशा होगी वो क्या हो जाएगी मेरे बच्चे? केंद्र की तरफ। क्या हो जाएगी? केंद्र की तरफ। समझ पाए बेटा? और कैसे इसको निकाला जाएगा, सूत्र क्या होगा? तो बेटा लिखो, फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने का एम वी स्क्वेयर डिवाइड बाई आर, ये इसका सूत्र हो जाएगा बेटा। यानी कि अवकेंद्रीय बल निकालने का सूत्र होगा एम वी स्क्वेयर बटे आर। चैतन्य जी, बिल्कुल चैतन्य भारद्वाज, याद रखेंगे बेटा। सूत्र क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी से बताओ? एम वी स्क्वेयर बटे आर। ठीक है, एम का मतलब ये जो घूम रहा है इसका कितना द्रव्यमान है, 2 किलो 3 किलो कितना भी है। ठीक है बेटा, डेली तो चलती है आपकी क्लास, रोज क्यों नहीं चलती बाबू? डेली चलती है मेरी क्लास, सिर्फ 2 दिन नहीं चलती, एक मंगलवार को नहीं चलती और एक संडे को नहीं चलती। मंगलवार को मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, आपका ट्यूसडे को और संडे को भी मैं नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, हाँ चैनल बनाया हुआ है। तो सबनम जी बिल्कुल, तबीयत कैसी है आपकी? बिल्कुल बहुत बढ़िया होगी, ठीक हो गए होंगे। ठीक है, अब सुनो, तो ग्रुप नहीं है सबनम, वो क्या है हमारा चैनल ही है। तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको उसमें ज्वाइन करा दूंगा। ग्रुप भी हमारा जल्दी बन जाएगा जहां पर आप डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखेंगे एम का मतलब क्या होगा बेटा? एम का मतलब मास होगा, मास का मतलब उस वस्तु का द्रव्यमान जो घूम रही है। ठीक है, वी का मतलब क्या होगा बेटा? वेलोसिटी होगा, वी का मतलब वेलोसिटी होगा, वेग। और आर का मतलब क्या होगा बेटा? त्रिज्या। आर का मतलब क्या होगा? रेडियस, यानी त्रिज्या। किसकी त्रिज्या बेटा? ये जो गोला है इसकी त्रिज्या होगी कि नहीं होगी? रेडियस। तो 3 चीज आपको पता होंगी। अगर आपको 3 चीज पता होंगी, एम, वी और आर, तब आप लोग बेटा क्या है उसका अवकेंद्रीय बल निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, समझ पाए बेटा? जल्दी से बताइएगा। सर नंबर आपको लास्ट में मिलेगा, खुशी क्लास के लास्ट में मिलेगा, और लास्ट वाली क्लास में भी आपको मिल गया होगा। सर पीपीटी से नहीं पढ़ाएं, आप पॉलिटी वाले सर को बोल देना। ठीक है बेटा, मैं बोल दूंगा उनको कि पीपीटी से ना पढ़ाएं। ठीक है प्रद्युमन जी, समझ पाए बेटा? तुलाराम जी, मैं आपका बाबू हूं कह रहे हैं। ठीक है, आप सब मेरे बाबू हो, सोना हो, गुड्डा हो, ठीक है, सब हो तुम मेरे। याद रखेंगे आप लोग इसका, क्लियर? कोई भी हम इसको क्वेश्चन करेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे बेटा। ठीक, अब हम बेटा अगले उस पर आते हैं। तो कितनी चीज पता होनी चाहिए आपको अवकेंद्रीय बल निकालने की? 3, एक एम, एक आर इसका त्रिज्या, और एक ये जितनी तेज चल रहा है इसका वेलोसिटी वी, वेग। ठीक है बेटा, अब सुनो, 11 से 12 बजे तक आपका टाइमिंग होता है बेटा क्लास का। अगला हमारा टॉपिक आता है, लिखो, एक और आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये तो सेंट्रीपिटल था, एक इसका दूसरा भाई आता है, उसका नाम है बेटा, लिखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी इसे कहते हैं हम अपकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं इसको बेटा? अपकेंद्रीय बल के नाम से इसको जाना जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे कहते हैं बेटा। ये भी तभी लगता है जब कोई ऑब्जेक्ट किस में घूमता है? सर्कल। जैसे ये फिर से सर्कल है, वृत्त, ये फिर से सर्कल बना लिया मैंने बेटा। ठीक है,
तू मत बन भाई सर्कल, ठीक। चलो ये फिर से मैंने क्या बना लिया बेटा, सर्कल बना लिया। तो जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा था, ये ऑब्जेक्ट इसमें घूम रहा था, सर्कल में, वृत्त में घूम रहा था, वृत्तीय रास्ते पर ये ऑब्जेक्ट घूम रहा था आगे की तरफ ऐसे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा था। तो बेटा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जो फोर्स काम कर रहा है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जो फोर्स काम कर रहा है उसे क्या कहेंगे, अवकेंद्रीय बल। अंदर की तरफ जो लगता है उसे कहते हैं अवकेंद्रीय। लेकिन ये जो अब मैंने लिखा है अपकेंद्रीय, ये अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है, विपरीत है। किसका अपोजिट है बेटा, जो हमने पहले पढ़ा, सेंट्रीपिटल अवकेंद्रीय का विपरीत है कौन बेटा, अपकेंद्रीय बल, उसका जस्ट अपोजिट है। व्हाट्सएप नंबर आपको क्लास के लास्ट में मिलेगा शिवम अग्रवाल जी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, तो क्या होगा बेटा, जस्ट अपोजिट है, यानी मैं लिख सकता हूं इट इज द, यानी ये लगता था अंदर की तरफ, ये लगेगा बाहर की तरफ। अपकेंद्रीय बल किधर लगेगा, बाहर, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ कल मैंने आपको बताया था, ठीक है सुमित जी, बिल्कुल न्यूटन का थर्ड लॉ मैंने आपको बताया था कि फोर्स जो होता है वो हमेशा पेयर में काम करता है। कल मैंने क्या बताया था बेटा, न्यूटन का जो तीसरा नियम मैंने आपको कल पढ़ाया था, तो बताया था कि बल जो है वो जोड़े में काम करता है, पेयर में। यानी अगर अंदर की तरफ अवकेंद्रीय लगेगा तो बाहर की तरफ भी एक बल काम करेगा, क्योंकि बल कैसे करता है, पेयर में काम, जोड़े में काम करेगा। तो अंदर की तरफ अवकेंद्रीय और बाहर की तरफ जो लगेगा वो क्या होगा, अपकेंद्रीय। तो लिख दो बेटा, इट इज द अपोजिट फोर्स ऑफ, इट इज द अपोजिट फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। किसका अपोजिट होता है बेटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसका क्या हो जाएगा, ये विपरीत हो जाएगा, ठीक है। इट इज द अपोजिट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, लिखो यह अभिकेंद्रीय बल का विपरीत होता है। क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल का, बल का विपरीत होता है, बल का विपरीत होता है, याद रखेंगे। और इसकी अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो जो पहला वाला था उसकी दिशा अंदर की तरफ थी, इसकी दिशा क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ। तो अगर मैं बोलूं इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दिशा, तो क्या हो जाएगी बेटा, बाहर की तरफ, यानी कि आउटवर्ड, आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर, केंद्र से बाहर की तरफ। क्या हो जाएगी बेटा, केंद्र से बाहर की तरफ, केंद्र से बाहर की तरफ इसकी क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी। सबको याद रहेगा, हाँ बिल्कुल। अब इसके एग्जाम्पल भी हैं बेटा, कुछ इसके एग्जाम्पल भी हैं कि कौन कौन सी मशीन है। कुछ मशीन है बेटा जो इसके ऊपर काम करती हैं। उदाहरण याद रखना, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि वॉशिंग मशीन जो होती है, क्या बेटा, वॉशिंग मशीन जो होती है ये किस सिद्धांत पर काम करती है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है। अरे वॉशिंग मशीन तो देखी होगी, कपड़े धोने वाली मशीन, वो आपका देखा है। अच्छा किस किस ने देखी है वॉशिंग मशीन, किस किस के घर में है वॉशिंग मशीन। जब वो ऐसे घूमती है, कपड़ों को सुखाती है, धोने के बाद जब सुखाती है तो ऐसे गोल गोल घूमती है और कपड़े उसमें साइड में चिपक जाते हैं। जैसे ही वो ड्रम घूमता है ना, ऐसे ड्रम बहुत जोर से ऐसे ड्रम घूमता है तो बेटा कपड़े जो है वो साइड में चिपक जाते हैं। यानी जैसे ये सर्कल है ऐसे घूम रहा है और ये साइड में कपड़े आपके चिपक जाते हैं। क्यों, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो वॉशिंग मशीन किसके ऊपर काम करती है, अपकेंद्रीय। और आपने देखा ना मिल्क ब्लोअर, दूध चलाने वाली मशीन जो होती है, मिल्क ब्लोअर यानी रई जिसे कहते हैं, दूध मथने वाली जो मशीन होती है, मिल्क ब्लोअर यानी दूध चलाने वाली मशीन, दूध वाली मशीन जो होती है उसे क्या कहते हैं हम, मिल्क ब्लोअर कहते हैं, ठीक है। मिक्सी जो होती है, मिक्सी है जूस वाली जो मिक्सी होती है, जूस मिक्सी जो होती है वो किसके ऊपर काम करती है बेटा, मिक्सी जो होती है वो भी किसके ऊपर काम करती है, आपका इसी के ऊपर, साइड में चिपक जाता है। कोई चीज़ जब वो घूमती है तो साइड में चिपक जाता है, ठीक है। हाँ उसका आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल तुमको तो सब पसंद है ना, याद रखेंगे, आवाज़ पसंद है तुमको, याद रखेंगे बेटा। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ यहाँ तक, बहुत बढ़िया। मिक्सर भी है ना, मिक्सर मैंने लिख दिया है। मिक्सी या मिक्सर जो होता है वो भी किसका एग्जाम्पल है, आपका सेंट्रीफ्यूगल का एग्जाम्पल है। तो उम्मीद है आप लोगों ने बेटा यहाँ तक लिख लिया होगा। अब हम इससे आगे चलते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया होगा। अब हम इससे आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, मेरे यहाँ पर है, सभी लोग कह रहे हैं, ठीक है। हाँ भैया मेरे यहाँ नहीं है, सबके यहाँ पे है, मतलब मेरे घर नहीं है बेटा, मैं तो हाथ से ही धोता हूँ अपने कपड़े। अब गरीब आदमी और क्या करेगा, ठीक।
ठीक है, अब तुम पैसे वाले लोग हो सब, तो आपके घर में तो मशीन होगी ऑटोमेटिक वाली, फुली सैमसंग ऑटोमेटिक 6.5 kg। ठीक है, अब मेरे यहाँ तो मैं तो हाथ से ही धोता हूँ बेटा। ठीक है, याद रखेंगे, जल्दी से बताओ। चलें आगे। तो हमने कितने तरह के फोर्स पढ़ लिए बेटा? दो, सेंट्रीपिटल और दूसरा क्या पढ़ लिया? सेंट्रीफ्यूगल। अच्छा, अगला टॉपिक हमारा आता है, लिखो बेटा, फ्रिक्शन फोर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, लिखो फ्रिक्शन फोर्स। इसे हम कहते हैं, लिखें बेटा, घर्षण बल। क्या कहते हैं बेटा इसको? हम घर्षण बल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा? घर्षण बल के नाम से जानते हैं, फ्रिक्शन फोर्स इसे कहते हैं। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर पीयूष राणा जी, हैप्पी न्यू ईयर बेटा। धन्यवाद तुलाराम सर, तुलाराम जी। ठीक है, उज्जवल सैनी जी बेटा चेंज करवा देंगे। खुशी जी टाइम, बिल्कुल चिंता मत करो, ज़्यादा परेशान मत हो। सेंट्रीपिटल का एग्जाम्पल बहुत है बेटा, कोई भी चीज़ को गोला में घुमा दो, पत्थर को बांध के ऐसे घुमा दूं तो वो भी सेंट्रीपिटल का एग्जाम्पल है। जितने भी प्लेनेट घूमते हैं सब सेंट्रीपिटल हैं, गोला में घूम रहे हैं। हमारी अर्थ सन के आसपास घूम रही है, ठीक है, और मून जो है वो उस अर्थ के आसपास घूम रहा है। ठीक है सर, आप लालची हो। ओ, ये क्या कह रहे हो आप लोग? लालची हो मतलब? पहले वाले के एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, मैंने दिए नहीं है। जितने भी प्लेनेट घूमते हैं सब, कोई भी चीज सर्कल में घूम रही है तो जितने भी एग्जाम्पल हैं बहुत सारे हैं। प्लेनेट जो घूमते हैं सब क्या है? प्लेनेट का मतलब ग्रह घूमते हैं तो वो वृत्ताकार रास्ते पे घूम रहे हैं। मौत का कुआं देखा है? ठीक है, मौत का कुआं जो होता है उसमें गोलाकार जो बाइक घुमाते रहते हैं, बाइक घुमाते रहते हैं, मौत का कुआं। या पत्थर बांध के कोई घुमा रहे हो, कोई भी चीज, पंखे की पंखड़ी जो होती है, पंखे के जो ब्लेड है उस पर कुछ रख दो तो वो भी सर्कल में घूम रहा है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बेटा इसके। ठीक है, जो चीज सर्कल में घूमेगी उसके बहुत सारे एग्जाम्पल। अब देखो बेटा, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, घर्षण बल, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। घर्षण बल क्या करता है कि ये ना दुश्मन है। किसका दुश्मन है? मेरा नहीं, तुम्हारा नहीं, यह है दुश्मन किसका? गति का। मोशन जो होती है ना, गति, उसका विरोध जो करता है। ठीक है, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, उस गति का विरोध जो करता है वो कौन होता है? घर्षण बल। कहीं पर भी अगर मोशन हो रही होगी अर्थ के ऊपर, कोई चल रहा होगा तो उसकी गति का जो विरोध करेगा उसे क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। यानी इसकी डायरेक्शन जो होती है वो आपका अपोजिट होती है बेटा। यानी किसके अपोजिट? गति इधर होगी तो ये अपोजिट काम करेगा। ठीक है सर, आपके घर का नाम क्या है? नहीं बेटा, मेरे घर का नाम कुछ नहीं है। एंटिला, जैसे मुकेश अंबानी के घर का नाम एंटिला है, किसी के घर का नाम कुछ है, किसी के घर का नाम कुछ है। मेरे घर का नाम कुछ नहीं है, मेरे घर का नाम घर ही है। ठीक है, बस बेटा अब थोड़ी तबीयत ठीक है मेरी। रवि रंजन जी, चलो सुनो तो बेटा, ये क्या करता है? फ्रिक्शन। अच्छा, मैंने क्या बताया था? फ्रिक्शन कौन से प्रकार का उदाहरण है? जब भी मैंने आपको फोर्स के दो टाइप पढ़ाए थे, बल के कितने प्रकार पढ़ाए थे मैंने आपको? दो, पहली वाली क्लास में। एक पढ़ाया था आपको स्पर्शिबल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स, और एक आपको पढ़ाया था मैंने नॉन कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब अस्पर्शिबल। ठीक है, ठीक है बेटा, याद रखेंगे। एक कॉन्टैक्ट फोर्स स्पर्शिबल और दूसरा क्या था? नॉन कॉन्टैक्ट। अब क्या होता? अस्पर्शिबल। तो सुनो बेटा, लिखो, इट इज द टाइप ऑफ, ये कौन से प्रकार का बल है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। जब मैंने आपको दो टाइप पढ़ाए थे तो बताया था ये कौन से प्रकार का फोर्स है बेटा? लिखो, इट इज द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। इट इज द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्या करेगा बेटा? विच अपोज द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। लिखेंगे बेटा सभी लोग। ये कौन से प्रकार का बल था हमारा? ये तभी लगता है जब दोनों वस्तुएं आपस में क्या होती हैं? स्पर्श में होती हैं, टच में होती हैं। बताया था ना मैंने आपको, कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। तो लिखो बेटा, यह एक स्पर्शी बल का उदाहरण है। यह एक स्पर्शी बल का उदाहरण है। यह एक स्पर्शी बल का उदाहरण है जो कि किसी वस्तु की गति का विरोध करता है। जो कि किसी वस्तु की गति का विरोध करता है। क्या करता है बेटा? गति का विरोध करता है। गति का विरोध करता है। याद रखेंगे बेटा, यह किसी वस्तु की गति का विरोध करता है, इसे क्या कहते हैं हम? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं बेटा। ठीक है सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। मेरे घर का नाम, अच्छा घर का नाम पूछ रहे हो आप लोग? घर का नाम गोलू यादव है, बच्चा कह रहा है। ठीक है, मेरे घर का नाम तो बेटा पुष्पेंद्र ही है। ठीक है,
धन्यवाद बच्चा। चलो आगे चले। अब बेटा देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होगा एक दूसरे के ऊपर घसीट के चल रहा होगा, ऐसे घर्षण होगा, यानी घर्षण का मतलब सामने से लगेगा, गति का क्या करेगा, विरोध करेगा। ठीक है। अब सुनो बेटा, अब ये दो प्रकार का होता है बेटा। टाइप की अगर मैं बात करूं, यानी मेनली प्रकार की अगर मैं बात करूं, तो कितने टाइप होते हैं हमारे, दो। जब भी कोई चीज एक दूसरे के ऊपर चलेगी तो वो दो तरीके से चल सकती है बेटा। कितने प्रकार से हो सकता है घर्षण, दो प्रकार से घर्षण हो सकता है। जब भी कोई चीज एक दूसरे के ऊपर चलेगी, ठीक है, तो घर्षण दो प्रकार से हो सकता है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब सुनो बेटा, कैसे हो सकता है। पहला जो आता है इसे कहते हैं रोलिंग घर्षण। क्या कहते हैं बेटा, रोलिंग फ्रिक्शन के नाम से इसे जाना जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, रोलिंग घर्षण के नाम से जानते हैं। रोलिंग घर्षण के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा जो आता है हमारा, उसे क्या कहते हैं हम, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, जिसे स्लाइड का मतलब क्या है, घसीट के ले जाना। स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ, घसीट का ले जाना। जल्दी से बताओ कमेंट करके। स्लाइडिंग घर्षण, और एक हमारा क्या होता है, रोलिंग घर्षण। बताइए हिंदी में क्या कहते हैं बेटा इसको, रोलिंग घर्षण कहते हैं ऊपर वाले को, स्लाइडिंग कह लो, या फिर हिंदी में, शुद्ध हिंदी में सर्पी घर्षण के नाम से इसको जानते हैं, सर्पी घर्षण के नाम से जानते हैं। ठीक है। मॉक कहाँ से लगाना है बेटा, आपको आरजी मॉक टेस्ट एक एप्लीकेशन है, जैसे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हो ना, फ्लिपकार्ट ये वगैरह कोई भी एप्लीकेशन, तो आरजी मॉक टेस्ट एप्लीकेशन है। जैसे आरजी विक्रमजीत है, ऐसे ही एक आरजी मॉक टेस्ट है बेटा। ठीक है, तो उसको हम लगा सकते हैं बेटा, आपका मॉक टेस्ट के लिए वहां से आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है। आप अपने बेटे का नाम धर्मेंद्र रखिएगा। एक बात बोलूं सर जी, क्यों, आपको बड़ा पसंद है धर्मेंद्र। ठीक है, कह रहे हैं एक बात बोलूं सर जी, आप अपने बेटे का नाम धर्मेंद्र रखिएगा। क्यों रखूंगा बेटा, रोलिंग फ्रिक्शन और दूसरा क्या है, स्लाइडिंग। तुम ही रख लेना मेरे बेटे का नाम, ठीक है, कोई बात नहीं। रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा, या तो कोई चीज एक दूसरे के ऊपर रोल करके जाती है, जैसे पहियों लगे रहते हैं ना किसी बैग में, एक तो पहियों होता है, तो पहियों रोल करके जाते हैं। एक बैग है जो घसीट के मैं ले जा रहा हूं, यानी पहियों नहीं हो उसमें टायर, तो उसको घसीट के मैं ले जा रहा हूं। रूपक जी अब थोड़ा ठीक है। ठीक है, अब वो अलग आएगा बेटा, स्टैटिक अलग आएगा। वो तीन प्रकार और मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, स्टैटिक वो अभी मैं बताऊंगा बेटा। लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब मुझे तुम ये बताओ कि इन दोनों में से कौन ज्यादा होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है कि रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा फ्रिक्शन इनमें से ज्यादा होता है, स्लाइडिंग ज्यादा होता है कि रोलिंग ज्यादा होता है। जल्दी से बताओ बेटा सभी लोग। स्टैटिक भी बेटा सौरभ पढ़ाऊंगा, अभी चिंता मत करो, फ्री है बेटा, उसमें कुछ मॉक टेस्ट फ्री हैं और कुछ मॉक टेस्ट आपको पैसे से हैं, लेकिन फ्री वाले ही लगा लेना। फिर अगर तुमको अच्छा लगे तो पेड वाले ले लेना। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। तो याद रखना, हमेशा याद रखना बेटा, रोलिंग फ्रिक्शन जो होगा, रोलिंग फ्रिक्शन कम होगा किससे, स्लाइडिंग से। यानी जब आप उसको किसी चीज को घसीट के ले जाओगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा किससे बेटा, रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा। यानी क्या होगा, सर्पी घर्षण से ज्यादा होगा। कौन बेटा, आपका, सॉरी, सर्पी घर्षण हमेशा ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा बेटा, रोलिंग घर्षण से ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा बोलो, सर्पी घर्षण जो होगा वो हमेशा बेटा रोलिंग घर्षण से ज्यादा होगा। रोलिंग घर्षण से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर, क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों सर्पी घर्षण जो है, देखो स्लाइड करके किसी को घसीट के आप लोग ले जा रहे हो, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, हाँ, क्योंकि आपको ज्यादा इसलिए लगाना पड़ रहा है कि आपका अपोज कोई ज्यादा कर रहा है, विरोध कोई ज्यादा कर रहा है। तो स्लाइडिंग जो होगा वो हमेशा याद रखना रोलिंग से क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। स्लाइडिंग जो होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा, रोलिंग से ज्यादा होगा। क्लियर है, कितने बच्चों को मेरी बात यहां तक समझ में आई बेटा, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, लेने को बताइए ना सर, क्या कह रहे हो सर, मैं 12 बजे क्लास, ठीक है बेटा 12 बजे क्लास देखते हैं, 12 बजे बेटा किसी और का टाइमिंग होता है, इसीलिए मैं, चिंता मत करो आप लोग, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ, याद रखेंगे बेटा,
स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होगा वो क्या होगा, सर्पी घर्षण, वो ज़्यादा होगा रोलिंग घर्षण से, ये आप लोग याद रखना। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं बेटा, लिखो लिखो अनदर टाइप ऑफ फ्रिक्शन, तीन प्रकार और भी होते हैं बेटा फ्रिक्शन के, लिखो अनदर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के तीन प्रकार और होते हैं, अनदर टाइप ऑफ फ्रिक्शन, सभी लोग लिखेंगे अपनी कॉपी में, घर्षण के दूसरे प्रकार। ये तो पहले दो हमने बेसिक वाले बता दिए आपको, छोटे छोटे से, यानी इजी वाले तो मैंने आपको बता दिए, घर्षण के दूसरे और प्रकार होते हैं, वो तीन होते हैं बेटा। सर आपने आपकी यूट्यूब वाली क्लास के टाइम भी हमारी हिस्ट्री की क्लास होती है और मैथ की, कोई नहीं बेटा, आप बाद में देख लिया करो बच्चे, ठीक है। चलो तो याद रखना बेटा, लिखो घर्षण के दूसरे प्रकार, घर्षण के दूसरे प्रकार, घर्षण बल के दूसरे भी प्रकार होते हैं, याद रखना कितने होते हैं, तीन होते हैं। कितने होते हैं, घर्षण के दूसरे प्रकार हम पढ़ेंगे, और कितने पढ़ेंगे बेटा हम, तीन। सबसे पहला जो आता है, लिखें बेटा, सबसे पहला आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या आता है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन आता है, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, यानी स्थैतिक घर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्थैतिक, स्थैतिक घर्षण। बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इन चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक फ्रिक्शन, देखो बच्चा, देखो बच्चा, मेरे प्यारे 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 नन्हे मुन्ने बच्चों, देखा, ध्यान से देखना, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है बाबू, ध्यान से देखना। देखो अभी ये चेयर है, आपको तो दिखेगी नहीं, कैमरा इधर है नहीं, ये चेयर है और इसको मैं खींच रहा हूं, इसको मैं चेयर को खींच रहा हूं, लेकिन ये चेयर किस में है, क्या चल रही है, ये रेस्ट में है। ये चेयर जो है, ठीक है, ये चेयर जो है ये किस में है, रेस्ट में है, विराम में है, लेकिन मैं इसको धक्का लगा रहा हूं, खींच रहा हूं, ये खिंच नहीं रही, मुझसे खिंच नहीं रही, मतलब दो लोगों को आना पड़ेगा, दो लोगों को आना पड़ेगा तब ये खिंचेगी। तो बेटा ये फ्रिक्शन तब लगता है जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु विराम की अवस्था में होती है, रेस्ट की पोजीशन में होती है, ये तब लगता है। यानी ये अभी रेस्ट में है, फिर भी मैं इसको खींच नहीं पा रहा, क्यों, क्योंकि इधर से घर्षण लग रहा है, मैं इसको खींच नहीं पा रहा, क्योंकि ये जो है ना, ये घर्षण है इसका, जो मेरा अपोज कर रहा है। तो यानी ये वाला जो घर्षण है, ये जैसे मैं समझा देता हूं, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये इसके ऊपर कोई चेयर रखी हुई है, इसको मैं इधर से खींच रहा हूं, ऐसे पकड़ के खींच रहा हूं इसको, लेकिन ये खींच नहीं रहा है, तो ये रेस्ट में, ये किस में है बेटा, रेस्ट, रेस्ट का मतलब विराम की अवस्था में है। तो सामने से क्या लग रहा है बेटा, ये जमीन के टच में है ना, ये जमीन के किस में है बोलो, संपर्क में है, ये जमीन के जो संपर्क में है, तो इसके कारण सामने से क्या लग रहा है, घर्षण बल, जिसकी वजह से मैं इसको खींच नहीं पा रहा हूं, जिसकी वजह से मैं इसको खींच नहीं पा रहा हूं। तो ये ऐसे फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, ऐसे फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं बेटा। बिल्कुल शोभित जी, ऐसे फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। लिखो ये कब लगता है, दिस फ्रिक्शन वर्क, दिस फ्रिक्शन, दिस फ्रिक्शन वर्क when the object, when the object is in the rest position, is in the rest position। यह घर्षण तब काम करता है जब कोई वस्तु किस में होती है, विराम की अवस्था में होती है। यह घर्षण तब कार्य करता है, तब कार्य करता है, तब कार्य करता है जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में होती है। किस में होती है बेटा, विराम की अवस्था में होती है, यानी अभी वो चलना शुरू नहीं हुई, विराम की अवस्था में होती है, में होती है। क्लियर है। अब चलते हैं आगे, सेकंड टाइप। तो उम्मीद है आप लोगों को पहला प्रकार बेटा समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकंड, सेकंड आता है बेटा हमारा, लिखो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या आता है बेटा, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बेटा लिखो अगला, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी अगला। बस छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको समझनी है। लिखो घर्षण का सीमांत बल, घर्षण का सीमांत बल, ठीक है।
लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा अगला आ जाता है। पहला क्या था? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण। दूसरा क्या है? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण का सीमांत बल। ठीक है, चलें बेटा आगे। बेटा पॉलिटी की क्लास भी आपकी रेगुलर होगी। सर थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए नहीं हो पाई। ठीक है मयंक जी, अब सुनो बेटा मेरी बात सुनना। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण का सीमांत बल। अब ये क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। ये होता है बच्चे कि जैसे मैं इसको धक्का लगा रहा, ये मैं इसको खींच रहा था, ये वस्तु थी, ये मैं इसको खींच रहा था, लेकिन ये अभी चली नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब मैंने खींचा, देखो मैं ना अपना फोर्स बढ़ाता जा रहा हूं। अब कैसे दिखाऊं तुमको प्रैक्टिकल करके यार। जैसे कोई चेयर है, उसको मैंने खींचा। देखो अभी देखना, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। अब प्रैक्टिकली अगर सामने होते तो समझा पाता आपको, लेकिन आप तो दिखते ही नहीं हो मुझे। अब देखो बेटा, मैंने अभी इसको खींचना स्टार्ट किया, 2 न्यूटन फोर्स, ये नहीं खींची, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोनो फर्क ही नहीं पड़ा, खींची नहीं। फिर मैंने 2 की जगह लगा दिया 10 पे भी नहीं खींची। फिर मैंने 10 की जगह लगा दिया 20, यानी 2 नहीं लगाया, 10 नहीं लगाया, सीधा 20 लगा दिया। अब यानी 19 लगाया, नहीं खींची, 19 पर नहीं खींची, 19। जैसे ही 20 लगाया तुरंत चलना शुरू हो गई। यानी एक समय ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर ये स्टार्ट हो जाएगी, चलना शुरू हो जाएगी। मैंने लगाया 2 3 4 5 नहीं चल रही, 6 7 8 9 10 नहीं चली, 18 19 नहीं चली। जैसे ही फोर्स बल 20 लगा, तुरंत ये धीरे सा खिसकने लग गई, चलने लग गई। तो ये जो फ्रिक्शन सामने से लगता है जब कोई ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट करने वाला हो, जब कोई वस्तु अपनी गति को बिल्कुल शुरू करने वाली है, हालांकि अभी शुरू नहीं हुई, यानी जब कोई वस्तु अपनी गति को शुरू करने वाली है, मोशन को स्टार्ट करने वाली है, तब जो घर्षण, तब जो फ्रिक्शन फोर्स, तब जो घर्षण बल सामने से लग रहा होगा। 20 जब ये लगाया, जब 20 आपने लगाया तब भी घर्षण लग रहा होगा, तब जो घर्षण बल लग रहा होगा इसे कहते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी ये तब लगता है बेटा जब कोई वस्तु गति करने वाला हो, तुरंत गति करने वाला हो, अभी स्टार्ट नहीं हुई, बस होने वाली है, जस्ट होने वाली है। ठीक है, समझ पाए आप लोग? क्लियर है बेटा? हैप्पी न्यू ईयर माही जी। याद रखना, लिखो दिस फोर्स वर्क ऑन दिस friction work when object is just going to start the motion, यानी अभी वो रेस्ट में ही है, बस शुरू करने वाला है। तुम बल लगाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, वो बस शुरू करने वाला है बेटा, अपनी गति को शुरू करने वाला है। ठीक है, याद रखेंगे। दिस फ्रिक्शन फोर्स वर्क, दिस फ्रिक्शन वर्क व्हेन ऑब्जेक्ट इज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द मोशन। लिखो बेटा, यह बल तब कार्य करता है जब कोई वस्तु अपनी गति शुरू करने वाली हो, जब कोई वस्तु अपनी गति शुरू करने वाली हो, तब जो बल लगेगा उसे क्या कहते हैं बेटा? हम बोलो, उसे हम घर्षण का सीमांत बल कहते हैं, यानी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तीसरा जो हमारा आता है इसका नाम है बेटा, लिखो तीसरा टाइप, लास्ट जो है हमारा टॉपिक, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या आता है बेटा तीसरा टाइप जो आता है, लिखो गतिज घर्षण। यानी यहां पर एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं हुई है, ऑब्जेक्ट जो है फिलहाल अभी यहां पर किस में है? रेस्ट में ही है, अभी शुरू होने वाली है, विराम में ही है, अभी शुरू नहीं हुई, शुरू होने वाली है जस्ट। ठीक है बेटा, 31 को मेरा बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बेटा आपको एडवांस में। आज 30 है तो कल तो क्लास होगी नहीं, तो 31 को आपका बर्थडे है। ठीक है, बिल्कुल कर देंगे बेटा निहारिका जी, याद रखेंगे आप लोग, कोई बात नहीं। अब तीसरा आता है बेटा गतिज घर्षण। लिखो तीसरा जो आता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन आता है, गतिज घर्षण कहते हैं बेटा। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं बोर्ड को ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ। ठीक है, अब देखो बेटा ये क्या होता है बाबू, ध्यान से सुनना। ये तब लगता है बेटा जब एक्चुअल मोशन, यानी जब एक वस्तु, ठीक है, जब एक वस्तु
दूसरे के ऊपर चल रही है, खूब भग रही है, गाड़ी चल रही है, मैं भग रहा हूं, कुछ भी, यानी जब रियल मोशन स्टार्ट हो गई हो। ठीक है, बिल्कुल निखिल जी, ऑफलाइन बैच बेटा मुखर्जी नगर में चलता है, कोई बात नहीं काजल कुमारी जी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यानी यहां पर रेस्ट में था, यहां पर वस्तु चलने वाली है तब लग रहा है ये दूसरा वाला, और यहां पर एक्चुअल में मोशन हो रही है, कोई भग रहा है, कोई चल रहा है, तो तब जो घर्षण लगता है सामने से, तब उसे कहते हैं गति। का मतलब गति के कारण, काइनेटिक का मतलब गति के कारण, मोशन के कारण। तो याद रखेंगे बेटा, लिखो, दिस फ्रिक्शन work when object is in the motion, object is in the motion। लिखो, यह घर्षण तब कार्य करता है, तब कार्य करता है जब वस्तु गति में है, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है बेटा, गति कर रही है, एक दूसरे के ऊपर गति कर रही है, ठीक है, चल रही है, तो उसे क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, हैप्पी बर्थडे सर इंद्रेश जी कह रहे हैं, बेटा मेरा बर्थडे नहीं है पगलो, तुम भी ना कुछ भी लिखते हो, मेरा बर्थडे नहीं है। रोलिंग फ्रिक्शन दोबारा से समझाएं, ठीक है बेटा। अब सुनो ध्यान से, रोलिंग फ्रिक्शन को दोबारा समझाते हैं। बेटा रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है ना, जब कोई चीज़, जैसे आपने देखा है ऐसा बैग आता है जिसमें पहिए होते हैं, व्हील होते हैं, तो जब उस, एक तो वो है रोलिंग, रोल का मतलब रोल करके ले जाना, ठीक है, धक्का दे के ले जाना, और स्लाइड का मतलब है घसीट के ले जाना। तो बेटा देखो ये दो तरह के फ्रिक्शन थे। स्लाइडिंग जो होगा तुमको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा स्लाइड करने में, घसीटने में, लेकिन रोल करने, रोल से आसानी से चला जाता है कोई चीज। तो यानी कि स्लाइडिंग जो होगा वो बड़ा होगा किससे बेटा, रोलिंग से, इसीलिए मैंने कहा है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोगों को, यहां तक याद रहेगा बेटा, बहुत बढ़िया। चलें, आंचल जी हैप्पी बर्थडे भाई, आपको भी, भाई नहीं बहन, आंचल बेटा आपको भी हैप्पी बर्थडे, 1 जनवरी को है आपका, कोई नहीं, ठीक है, बहुत सारी खुशियां मिले आपको जीवन में। चलें आगे, याद रखेंगे आप लोग यहाँ तक बेटा, यानी आप लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, फिर उसके बाद क्वेश्चन हम करते हैं थोड़े से। देखो आज आप लोगों ने पढ़ा सेंट्रीपिटल फोर्स, अब केंद्रीय बल बेटा, ठीक है, शिवम चंद्रा जी न्यू ईयर। सेंट्रीपिटल फोर्स आपने पढ़ लिया, फॉर्मूला याद रखना mv²/r। उसके बाद आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ लिया बेटा, अप केंद्रीय बल, इसका जस्ट अपोजिट। उसके बाद आपने फ्रिक्शन फोर्स पढ़ लिया, उसके 2 टाइप पढ़ लिए, और उसके बाद आपने इसके 3 टाइप पढ़ लिए। ठीक है, मजा आया एकदम, बताइएगा जल्दी से बताओ, मजा आया कि नहीं आया आप लोगों को, जल्दी से बताओ। चलें क्वेश्चन, अब बताओ आप लोग, क्वेश्चन का आंसर मुझे देंगे सभी बच्चे, ठीक है, आप लोग मुझे क्वेश्चन का क्या देंगे, आंसर देंगे बेटा। आंसर दोगे कि नहीं दोगे, बताओ। पहला क्वेश्चन आंसर दो, प्रैक्टिस करवा देता हूं बेटा, जितना भी आपने पढ़ा उसकी हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा, क्वेश्चन 1 का सही जवाब आप बच्चों क्या दोगे, बताइए बेटा। बताइए बेटा जल्दी से। बताइए बेटा जल्दी से बताइएगा, सभी लोग आंसर दे रहे हैं बी, कुछ दे रहे हैं डी। चलो देखते हैं कितने बच्चों को सही है। निम्नलिखित में से बल का मात्रक नहीं है, तो बेटा देखो ये तो है, ये आपका एसआई यूनिट होता है किसका, फोर्स का, एसआई मात्रक है। ये आपका सीजीएस यूनिट होता है बेटा, मैंने बताया था सीजीएस मात्रक, और ये भी आपका एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट कौन सा,
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पूछा था नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा डी। पहले का सही आंसर क्या होगा डी। ठीक है, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉल, याद रखेंगे डी फॉर डॉग। तो डी इज द राइट आंसर। डी क्या हो जाएगा हमारा, सही आ जाएगा। हिंदी में भी बेटा, हिंदी अब देखो इसको हिंदी में कैसे लिखूंगा, हिंदी में न्यूटन को न्यूटन ही लिखूंगा, न्यूटन को न्यूटन ही लिखूंगा, डाइन को डाइन। बेटा हिंदी इंग्लिश जिसकी सेम है उसको कहीं पर भी ऐसे ही लिखा जाएगा, न्यूटन को न्यूटन, डाइन को डाइन। चलो क्वेश्चन नंबर 2। एक न्यूटन बल में कितने डाइन होते हैं? हाउ मैनी डाइन आर इन 1 न्यूटन फोर्स। बताओ बेटा, एक न्यूटन बल में कितने डाइन होते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं। और कितने बच्चे थे आज यूट्यूब की क्लास में सुबह 10 बजे बताना। सभी नहीं आए ना, आप लोगों की पिटाई होगी अब। ठीक है बताओ। डी फॉर धांसू। आप 1 जनवरी कहाँ मनाएंगे सर? कहाँ मना रहे हो? मैं अपने घर जाऊंगा बेटा मम्मी पापा के साथ। ठीक है चलिए बताइए, एक न्यूटन बल में कितने डाइन होते हैं? यानी न्यूटन जो होता है वो क्या है आपका, एसआई यूनिट होता है, एसआई मात्रक। और डाइन जो होता है वो आपका क्या होता है, सीजीएस मात्रक होता है। तो एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? तो आंसर क्या आएगा, 10⁵ जिन्होंने बी दिया है वो गलत है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरे का ऑप्शन नंबर ए सही है, मौना अग्रवाल आपका गलत। सी क्यों दे रहे हो बेटा, 10⁵5 होते हैं, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? बताया था ना, एक न्यूटन में 10⁵5 डाइन होते हैं। ए फॉर एप्पल, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए जो होगा वो सही जवाब होगा। सभी बच्चों का ए आया कि नहीं आया, जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। तो दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा हमारा, ए आ जाएगा। बहुत स्पीड से आपके कमेंट जा रहे हैं। चलिए चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। निम्नलिखित में से कौन स्पर्शी बल का उदाहरण है, बताइएगा बेटा। निम्नलिखित में से कौन स्पर्शी बल का उदाहरण है, बताइएगा सभी लोग। बताओ बेटा, फटाफट से जवाब देंगे। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का सही आ रहा है एकदम। सर डाइन क्या होता है? डाइन बेटा सीजीएस मात्रक होता है बल का। जैसे ऐसा यूनिट होता है ना, वैसे ही डाइन भी सीजीएस यूनिट होता है। कौन सा? स्पर्शी बल, यानी जो टच में लगने से नहीं लगता है। मैंने नहीं पूछा, अच्छा पूछा है। कौन सा है? फ्रिक्शन। तो आंसर क्या आएगा बेटा, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। स्पर्शी बल का उदाहरण है आपका घर्षण बल। ठीक है, बाकी सब जो है वो क्या है, नॉन कांटेक्ट है, यानी टच में नहीं लगते। जैसे आपका ग्रेविटेशन है तो दूर से ही लग जाता है। ठीक है, आपका क्या है, मैग्नेट है तो दूर से ही लग जाता है। और ये कूलाम्बिक किसके बीच में लगता है? चार्ज, प्लस माइनस जो होते हैं ना, आवेश, चार्ज के बीच में लगता है प्लस माइनस। ठीक है, चलें अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। बताओ, बताइएगा बेटा, क्वेश्चन 4 का आंसर बताइएगा। मैथ की क्लास भी कर रहे हो, साइंस की? अच्छा ठीक है, कोई नहीं। सनी जी आपका कमेंट आ रहा है बेटा, बिल्कुल बताओ। सर ठंडी लग गई आपको? हाँ बेटा, थोड़ा सा रात में पढ़ा के जाता हूँ ना, रात को जाता हूँ 10:30 बजे, और 11 भी बज जाते हैं, तो बहुत ठंड पड़ती है, कोहरा भी पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से ठंड लग गई है मुझे। ठीक है बताओ, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 1000 ग्राम, और उसके ऊपर बल लगाया जाता है 100 न्यूटन का, तो आपको त्वरण बताना है बेटा, क्या आएगा? राम दुलार जी बताओ बेटा, क्या आएगा? डाइन तो भूतों वाली होती है, डाइन भूतों वाली नहीं होती बेटा, साइंस वाली होती है। ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी जल्दी से बताओ। तो बेटा आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, F बराबर एम ए, यानी बल का सूत्र होता था द्रव्यमान गुणा त्वरण। लेकिन आपको पता है, आपको जो m दिया है मास, वो कितना दिया है, 1000 ग्राम,
और आप लोग यही गलती कर देते हो बेटा, मास को हमेशा किलोग्राम में लेना होता है। मास को किस में लेना होता है? किलोग्राम। तो 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम हो जाएंगे? 1 किलोग्राम। आपको ए निकालना है, ए। तो ए बराबर क्या होगा? फॉर्मूला एफ बटे एम हो जाएगा। एफ कितना दिया है? 100 न्यूटन। और मास कितना है? 1। आंसर कितना आ जाएगा? 1000 आ जाए 100 आ जाएगा बेटा। यानी जिसने भी 100 दिया है बी, उनका सही है, बाकी सबका गलत। ए फोर एप्पल वाले जितने भी हैं ना गधे बच्चे, ये पिटाई होगी इनकी गधे बच्चों की। अरे पगलो, अरे पगलो, तुमको इतनी बार 1000 बार बताया होगा मैंने आपको कि भाई, भाई जो मास होता है ना उसको किलोग्राम में लेते हैं, ग्राम में नहीं लेते। तो 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम? 1। आपको त्वरण निकालना है तो क्या हो जाएगा? एफ बटे एम। एफ कितना है? 100 न्यूटन। और ए कितना है बेटा? मास कितना है? 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 100 आ जाएगा। जल्दी जल्दी से बताओ कमेंट करके, फटाफट से। जल्दी जल्दी से बताओ बेटा क्या आएगा आंसर। बहुत बढ़िया, मेरा सही है, आपका सही है, जिसका भी सही है वो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन 5 का आंसर बताओ। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स? आवेग का मात्रक क्या है बेटा? बताइएगा। केजी मीटर पर सेकंड, न्यूटन, जूल या न्यूटन सेकंड? बताइएगा। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से देंगे बेटा क्वेश्चन का आंसर। आवेग का एसआई मात्रक क्या है? बस बेटा मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट, 2 सवाल और करेंगे। 5 मिनट, बस मुझे 5 मिनट चाहिए आप लोगों का। 5 मिनट के बाद आप लोग फ्री हो, ठीक है? बताओ। आवेग, पहले आप मुझे आवेग का फॉर्मूला बताओ बेटा। कोई नहीं सनी जी, बताइए। आवेग का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? फोर्स इनटू टाइम, यही बताया था। फोर्स इनटू टाइम, बल गुणा समय, यही बताया था मैंने आपको। आवेग का फॉर्मूला क्या बताया था? बल गुणा समय। तो बल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? न्यूटन सेकंड इज द राइट आंसर। न्यूटन सेकंड इज द राइट आंसर। न्यूटन सेकंड इज द राइट आंसर, याद रखेंगे। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंपल्स? वेरी गुड। चलो, क्वेश्चन नंबर 6। किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? इतने आसान क्वेश्चन है, लेकिन बेटा कल की क्लास जो होगी ना, मतलब अब तो मैं तुमसे नए साल में मिलूंगा 3 तारीख को। तो 3 तारीख को या 2 तारीख को जो भी आपकी क्लास होगी उसमें न्यूमेरिकल करेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, और उसके बाद हम अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। याद रखेंगे आप लोग। बताओ किस नियम को, किस नियम को, हाँ ये भी सही है बेटा, आपका ए वाला भी सही है इसका। किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है ये भी आपका सही आंसर है। ठीक है, ए और डी दोनों सही हैं। ए भी सही है, डी क्यों? क्योंकि इसका जब फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उससे 1 सेकंड कट जाएगा। तो आंसर ए और डी दोनों सही हैं। बताओ किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? बताइएगा बेटा। ए भी सही था, डी भी। डी फॉर डॉग, ए फॉर एप्पल। वेरी गुड सुदीप। सुदीप बताओ। विच लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्सिया? किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, किसको कहते हैं? तो आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बेटा? न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, पहला लॉ, इसे क्या कहा जाता है? बोलो किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? तो पहला लॉ जो है उसे क्या कहते हैं? हम जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, हाँ बेटा कह तो रहा हूं मैं, वो भी सही है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी सही है बाबू। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा एग्जाम तक पूरा सिलेबस बेटा। फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 7। एनर्सिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन व्हाट? किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? बताओ। बताओ बेटा, किसी वस्तु का जड़त्व किस चीज पर निर्भर करता है? बताइएगा सभी लोग, बताओ।
सभी लोग जल्दी से आंसर देंगे बेटा। किस वस्तु का जड़त्व किस पे निर्भर करता है? जड़त्व मैंने बताया था ना, जड़त्व का मतलब क्या होता था? अपोज करना, विरोध करना। जड़त्व का मतलब क्या होता था? विरोध करना। और कोई चीज उतना ही विरोध करेगी जितना उसका मास होगा, यानी सी इज द राइट आंसर। जितना किसी चीज का मास होता है द्रव्यमान, उतना ही बेटा वो क्या करती है? अपोज करती है, विरोध करती है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, कोई भारी चीज होगी यानी 50 किलो 70 किलो, तो वो ज्यादा अपोज करेगी। 10 किलो का है तो वो कम अपोज करेगा। 8वां क्वेश्चन बताओ, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। न्यूटन थर्ड लॉ लीड्स टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो किसके संरक्षण के ऊपर काम करता है? और तीसरे नियम को हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है तीसरे नियम को। बताओ बेटा, क्वेश्चन 8 का सही आंसर क्या आएगा? न्यूटन का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किसका संरक्षण का नियम है? ओम प्रकाश जी, आपका कमेंट भी जा रहा है, सब बच्चों को कमेंट जा रहा है बेटा। बताओ क्या आएगा सही जवाब? वेरी 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 गुड। बताओ बताओ बेटा। तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का बी नहीं है, गलत। सी, ए इज द राइट आंसर बेटा। संवेग, संवेग संरक्षण का नियम जो है वो न्यूटन का तीसरा नियम है बेटा, याद रखना। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है बेटा, यानी कि एक्शन रिएक्शन, ये थर्ड लॉ क्या कहता था कि कोई एक्शन हो रहा है, जैसे मिसाइल जो जाती है ऊपर चलेगी और उसका जो फ्यूल है ईंधन वो पीछे निकलता है, तो इसे ही हम मोमेंटम कहते हैं। समझाया था ना मोमेंटम क्या है? कि कॉलिजन यानी टकराने से पहले और टकराने के बाद का क्या होता है? बराबर होता है। ए इज द राइट आंसर। संवेग जो है वो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, न्यूटन सेकंड लॉ गिव द मेजर ऑफ। बस 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं बेटा, बताओ। न्यूटन का दूसरा नियम किसका मान बताएगा? हाँ यस बेटा, योगिता जी आपके कमेंट विजिबल हैं। आरुषि जी कह रहे हैं माई आंसर इज राइट, वेरी गुड। मास और वेट का डिफरेंस बेटा तब समझेंगे रिपन मिस्त्री जी, जब हम ग्रेविटेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण वाला। ठीक है बेटा, मास का यूनिट किलोग्राम होता है, वेट का न्यूटन होता है, मास बदलता नहीं है, वेट बदल जाता है, ये सब बातें करेंगे। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बेटा, वो सेकंड लॉ जो था ना, वो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था। नयन जी डिफरेंस है, वो था वेग में संवेग में परिवर्तन को कहते थे सेकंड लॉ, लेकिन संवेग संरक्षण का नियम जो है वो थर्ड लॉ है। ठीक है, मोमेंटम का कंजर्वेशन थर्ड लॉ, लेकिन मोमेंटम का जो चेंज है, संवेग का परिवर्तन, वो सेकंड लॉ, दूसरा नियम। ठीक है, तो न्यूटन का दूसरा नियम किसका मान बताता है? बल का मान बताता है बेटा, याद रखना। वो जो F बराबर ma है ना, वो फॉर्मूला हमारा सेकंड लॉ से निकल कर आता है। ठीक है, ये गलत है। आज तो बहुत थक गया मैं, सच में आज बहुत थक गया, बोला नहीं जा रहा। ठीक है बेटा, बी इज द राइट आंसर। न्यूटन का दूसरा नियम हमें बल के मान को बताता है। ठीक है बच्चा, आज का लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 10वां क्वेश्चन बताओ। बताओ, ए बॉल इज थ्रोन ऑन ए ग्राउंड। एक जमीन पर बॉल को फेंका जाता है, यदि घर्षण नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, तो क्या सही होगा? इनमें से कौन सी चीज सही होगी? किसी बॉल को ऐसे फेंक देते हैं, जैसे बॉल है जमीन पर मैंने ऐसे फेंक दिया, तो क्या होगा अगर घर्षण नहीं है तो? अगर घर्षण नहीं है तो क्या होगा? बताइए। बताओ बाबू। एक बॉल को जमीन पर फेंका जाता है, घर्षण नहीं होगा तो क्या कभी रुकेगी? कभी नहीं रुकेगी, कभी नहीं रुकेगी।
सी इज द राइट आंसर। मैंने पहले भी बताया था कि कोई चीज अगर फेंक दी तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, पहला नियम ये कहता है कि तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो जब घर्षण ही नहीं लग रहा, बॉल सामने की तरफ फेंक दी और सामने ही चलती रहेगी, अगर कोई सामने से बल नहीं लगेगा, एफ सी का मतलब फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल नहीं लगेगा, तो वो सामने ही चलती रहेगी बेटा, न्यूटन के पहले नियम को फेल नहीं करेगी। ठीक है, आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का 11वां। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? अवकेंद्रीय बल का सूत्र क्या है? अवकेंद्रीय बल का सूत्र क्या है बताओ। इमीडिएट नहीं रुकेगी बेटा, कभी नहीं रुकेगी अगर बेटा फ्रिक्शन नहीं होगा, सामने से कुछ नहीं लग रहा तो रुकेगी नहीं। अवकेंद्रीय बल का सूत्र बता दो, जो अभी मैंने आपको समझाया था कि अंदर की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, जब कोई चीज वृत्त में घूमती है सर्कल में तो उसके ऊपर लगता है अवकेंद्रीय बल। बताओ बेटा। तो आंसर होगा 11वें क्वेश्चन का आंसर जो होगा, 11वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा बताओ। तो मैंने बताया था कि एम वी स्क्वेयर बटे आर क्या हो जाएगा, ये सही है देखो, एम वी स्क्वेयर बटे आर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा बेटा। नोट्स साथ साथ बन जाते हैं आप लोगों के, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ बढ़िया से, आराम से थोड़ा सा। ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगता है ऐसे, तो आराम से पढ़ा करो बेटा। ठीक है, चलो बेटा, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। मैं आज थोड़ा सा थक गया, पता नहीं क्यों। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से, और आप सभी को लास्ट में पूरे दिल से, पूरे परिवार की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत सारी खुशियां मिले, आपको बहुत सारे नए साल में तरक्की मिले। भगवान करे आप सभी की नए साल 2024 में सरकारी नौकरी जरूर मिले और आप सभी के सारे सपने पूरे हों। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। मिलता हूँ आपसे फिर मैं 2 तारीख को या 3 तारीख को। बहुत बहुत धन्यवाद।